चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई होप सबने प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है, परफेक्ट। देखिए, आज हम सीखने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस का ना बेस होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम मार्केट में बात करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, कहां से पता चलता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस से, है ना? हाँ, तो टेक्निकल एनालिसिस इसी पर बेस्ड है। अब इसको ना हम सप्लाई एंड डिमांड जोन भी बोलते हैं। जहां पे सपोर्ट होता है ना उसको डिमांड जोन बोला जाता है, जहां पे रेजिस्टेंस होता है उसको सप्लाई जोन भी बोला जाता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरह से निकाले जाते हैं। पहला, टाइम वाइज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, टाइम वाइज, और दूसरा प्राइस वाइज। अब ये दो तरीके के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। सबसे पहला समझते हैं टाइम वाइज क्या होता है। तो आपने देखा टेक्निकल चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट इस तरह से होता है ना। यहां पे आप देखते हो टाइम होता है ना, और यहां पर आप देखते हो प्राइस होता है, ऐसा होता है ना। तो यहां पर जैसे मान लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह से। एंड इधर मान लेते हैं 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170, इस तरह से। अब यहां पर जब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो उसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं? ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचते हैं ऐसे। ठीक है, अब यहां पर देखने वाली बात यह होती है कि मैं यहां पर आपके सामने ना 3 लाइनें खींच रहा हूं। अब 3 लाइनों में ना एक कॉमन बात है कि ये तीनों लाइनों में ये जो टाइम है ना, ये कवर हो रहा है। आप देख रहे हो कि ये जो बड़ी वाली लाइन है इसमें सबसे ज्यादा टाइम कवर हुआ है जनवरी से लेकर अगस्त तक, जबकि ये जो मिडिल वाली लाइन है इसमें फरवरी से लेकर हो सकता है मई तक ही कवर हो, एंड ये तीसरी वाली लाइन है जिसमें जनवरी से लेकर जुलाई तक का समय है। अब सबसे ज्यादा टाइम किसने कवर किया है? इस ऊपर वाली ने ना। तो ये टाइम वाइज सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़ा माना जाएगा, टाइम वाइज, क्योंकि ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो जो ज्यादा एरिया कवर करता है वो एक बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से ये छोटा एरिया कवर कर रहा है, छोटा टाइम कवर कर रहा है, तो ये इससे छोटा सपोर्ट या रेजिस्टेंस माना जाएगा। अब 170 के प्राइस पर यहां पर मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है जो कि टाइम तो बहुत कम कवर कर रहा है पर प्राइस हाईएस्ट खड़ा हुआ है। तो ये हाईएस्ट पीक पर जो प्राइस होता है इसी को कहते हैं प्राइस वाइज रेजिस्टेंस, जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस माना जाता है। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा कि जो ज्यादा टाइम कवर करेगा वो बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, और जो हाईएस्ट पीक पर होगा वो भी बड़ा रेजिस्टेंस होगा। ये बात समझ में आ रही है? अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने के लिए ना हम टेक्निकली समझते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। अब मार्केट में क्या होता है, आपको पता है मार्केट कैसे चलती है। अब मान लेते हैं मार्केट यहां से चलती है और इस एरिया को टकराकर इससे नीचे आ जाती है। ठीक है, तो अब ये एरिया क्या बन गया? ठीक है, अब इसे दूसरी तरीके से समझते हैं। रेजिस्टेंस टेक्निकल चार्ट पर वो एरिया होता है जहां से स्टॉक टकराकर नीचे आता है। जैसे मैं इस पेन को अगर ऊपर उछालूं तो इस रूफ से टकराकर ये पेन नीचे आ जाएगा। ठीक उसी तरह से रेजिस्टेंस वो एरिया है जहां से टकराकर प्राइस नीचे आता है। अब ये यहां से नीचे जाता है और सपोर्ट को टेस्ट करता है, और जैसे ही सपोर्ट को टेस्ट करता है वहां से बाउंस बैक करता है। जैसे ये पेन जमीन से टकराकर ऊपर आएगा, ठीक उसी तरह से सपोर्ट वो एरिया होता है जहां से कोई भी स्टॉक बाउंस बैक करता है। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। अब दूसरी बार जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को पार कर देगा ना, तो इसे बोला जाएगा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यानी शॉर्ट फॉर्म में हम देखेंगे तो इसे बोला जाएगा ब्रेकआउट, BO।
ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट कौन सा एरिया होता है? जहां से स्टॉक ऊपर जाता है। ठीक है, अब ठीक उसी तरह से ये जब ऊपर जाएगा तो कहां तक ऊपर जाएगा? जहां पे इसका अगला रेजिस्टेंस होगा। तो मार्केट अगले रेजिस्टेंस तक जाने की कोशिश करता है और फिर अगर यहां से नीचे आएगा तो इसका सपोर्ट हो जाएगा। तो अब जो पहले ब्रेकआउट पे रेजिस्टेंस एरिया था वो बन जाएगा इसका सपोर्ट एरिया। तो अब ये बन जाएगा सपोर्ट एरिया। ठीक है, इसी तरह से मार्केट चलता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया में। तो यहां पर समझ में आ रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का खेल। इस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब इसे ड्रॉ करने का ना बहुत सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना। टेक्निकल चार्ट पर ना हाईज एंड लोज जैसे मान लेते हैं, टेक्निकल चार्ट पे हम देखते हैं हाई एंड लो को जो जहां पे कनेक्शन होता है ना, उससे हम क्या करते हैं, उसको हम टेक्निकल चार्ट पर ड्रॉ कर देते हैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख रहे हो, एक पॉइंट मिला हमें, दूसरा पॉइंट यहां पर देख रहे हो आप, तीसरा पॉइंट यहां पे देख रहे हो, चौथा पॉइंट यहां पे देख रहे हो ना। अब मैं इसे स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दूंगा ऐसे करके, तो ये क्या बन गया? सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमने क्या करना है, टॉप और बॉटम को कनेक्ट करना होता है स्ट्रेट लाइन से, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल चार्ट पे इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप देख रहे हो, ये अगर मैं इस तरह से देखूं तो ये क्या बन गया, ये दो एरिया बन गए, तो इसे हम सपोर्ट बोल सकते हैं। अब इसे ना आगे तक खींचना होता है हमेशा, चाहे कोई कनेक्शन मिले या ना मिले। जितने ज्यादा कनेक्शन मिल जाते हैं उतना बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है, जैसे इस केस में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है, अब मैं टेक्निकल चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, तो अगर निफ्टी के चार्ट पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे, लगाएंगे, तो कैसे लगा सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा कंप्रेस कर देता हूँ आपके लिए ताकि आप इसे अच्छे से देख पाएं। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम एक कर्सर रखेंगे यहाँ पे ऐसे करके, और यहाँ पे हम देखेंगे कितने कनेक्शंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीका है ये इस तरह से ड्रॉ करने का। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे कनेक्शन हमें मिल रहे हैं ना। तो कर्सर रखकर अगर हम चेक करेंगे, देखो यहाँ पे सपोर्ट मिल गया हमको, इसे ड्रॉ करें। अब देखिए एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो ऐसे समझिए, हमने कहाँ पे कर्सर रखा था, यहाँ पे रखा था, इसके मिडल में यहाँ पे देख लेते हैं ना, ऐसे रखा था ना। ये देखो ये कनेक्शंस मिल रहे हैं हमको यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बन गया ये हमारे लिए। अब देखो यहाँ पे हम मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस नजर आएंगे। देखो अब देख रहे हो, मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, कुछ नहीं कर रहा, जहां तक जा रहा है जाने दो। देख रहे हो। अब यहां पर एक चीज समझना कि जो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है वो क्या होता है। यहां पर आप देख रहे हो कि मार्केट में जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट था। ठीक है, यहां से मार्केट ऊपर गया, देन नीचे आया, और यहां पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। आप देख रहे हो, सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर गया, देन रेजिस्टेंस फेस किया, और यहाँ पर ब्रेक डाउन आ गया, सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे चला गया, एंड देन जब ये ऊपर गया तो यहाँ से फिर ये ऊपर चला गया, और फिर जब यहाँ पे ब्रेक डाउन आया तो मार्केट नीचे चला गया। देन यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ से नीचे गया, और फिर जब यहाँ से ऊपर गया तो कहाँ तक ऊपर गया, ब्रेकआउट आ गया। तो इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट बोलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हम ब्रेकआउट बोलेंगे, और इस पॉइंट को हम ब्रेक डाउन बोलेंगे। ठीक है, ये ब्रेक डाउन है। तो टेक्निकल चार्ट पर यही चलता रहता है। अब यहां पर अब देखो, अगर मैं अब बात करूं कि अब निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटी है, तो निफ्टी में अभी तो खैर मार्केट बहुत आगे है। अब करंट सिचुएशन देखते हैं एक बार निफ्टी की, कि यहां पर आपको क्या लगता है ना। तो अब हम आ गए यहाँ पे निफ्टी पे, ये देखिए। तो यहां पर आप देखोगे कि ये वाला जो एरिया था ये रेजिस्टेंस था एक तरह से, एंड रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट टिक गया। देखो, अच्छा, रेजिस्टेंस से ऊपर में थोड़ा बहुत भी ऊपर जा सकता है, ऐसा तो नहीं है कि फिर ज्यादा ऊपर जाना चाहिए जब भी ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा? अभी डिपेंड करता है, अभी बताता हूँ आपको। देखो अब ये लेवल ना सपोर्ट का बन गया निफ्टी के लिए 21,600। ठीक है, एंड अब मार्केट इसके ऊपर ही है, तो अभी हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, घबराने की जरूरत ही नहीं है, अभी मार्केट बुलिश है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, पर इसके नीचे गया तो थोड़ी समस्या है। फिर कहाँ तक जाएगा मार्केट, देखो 600-700 पॉइंट नीचे जा सकता है।
पर मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। आ रहा है समझ में? अब जैसे यहाँ पे देखो, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये लेवल देखो, ये वाला लेवल था, देख रहे हो सपोर्ट का लेवल था ना ये। इसी तरह से देखो ये रेजिस्टेंस था, ये देखो। पर अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है कैसे बनते हैं? जहाँ पे क्लैरिटी होती है। लाइक अभी दिखाता हूँ, जैसे किसी स्टॉक का नाम बोलो आप, टाटा मोटर्स। ये टाटा मोटर्स। अब इसको थोड़ा कंप्रेस कर देता हूँ मैं, ताकि आप ना बेहतर समझ पाओ। अब देखो यहाँ पे मैं ना एक कर्सर रखता हूँ, और आप देखोगे कि कर्सर रखने के बाद एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा कनेक्शन क्लियरली विजिबल है। जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, आप देख पा रहे हो कितना बड़ा टाइम उसने कवर किया है। तो ये वाला जो एरिया था ना, ये बहुत बड़ा क्या था? रेजिस्टेंस था। और जब ये निकला तो आप देख रहे हो मार्केट कितना रॉकेट हुआ। ठीक है, अब यहां पर देखो ये वाला एरिया जहां पे अब मेरा कर्सर है, देखो ये छोटा सा रेजिस्टेंस था, इसने इतना टाइम कवर किया है ना। और जब ये ऊपर गया तो क्या कर गया एकदम। और अभी तक टाटा मोटर्स एकदम बुलिश है, पर ये यहाँ पे डोजी बना रहा है, देख रहे हो ना। अब इसी तरह से यहाँ पे हम देख सकते हैं ये एरिया देखो, ये एरिया टाटा मोटर्स के लिए क्या था? रेजिस्टेंस था। इसे बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये टाटा मोटर्स के लिए क्या था? बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था एरिया, ये एरिया रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पर इसे हम समझते हैं, बहुत अच्छे केस मिले हैं दोनों में हमें। देखो तो सबसे पहला हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स का यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो टाटा मोटर्स ने नहीं निकाला, और यहाँ पर हम देखते हैं कि टाटा मोटर्स का बहुत बड़ा देखो। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, टाटा मोटर्स यहाँ से चलता है। अब ये मैं एक बार के लिए सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट भी ड्रॉ कर देते हैं ना ताकि समझ में आए। तो ये सपोर्ट लेकर टाटा मोटर्स ऊपर जा रहा है, फिर दूसरा सपोर्ट लिया टाटा मोटर्स ने, फिर ऊपर गया, फिर तीसरा सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, देन फिर यहाँ से नीचे नहीं आया, रेजिस्टेंस फेस किया, एंड देन नीचे गया, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे आया, और इस बार ब्रेक डाउन दे दिया। आप देख रहे हो ब्रेक डाउन दिया, और इसे हम आगे की तरफ लेके जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो एरिया है, यहाँ पर इसने एक तरह से कंसोलिडेट किया, पर यहाँ से फाइनली इसने सपोर्ट लेकर ब्रेक आउट कर दिया। एंड जब इतना बड़ा ब्रेकआउट आया ना, देखो ध्यान से देखना, मार्च से लेकर ऑलमोस्ट नवंबर, 6 महीने का ब्रेकआउट जोन था ये। तो जब यहां पर ब्रेकआउट आया ना, तो बहुत स्ट्रांग था वो। आप देखो 4 कैंडल में ना स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 25% बढ़ गया, 25 से 30%। ये होते हैं जब मेजर ब्रेकआउट, यानी टाइम वाइज ज्यादा ब्रेकआउट जब होते हैं तो फोर्स बहुत बड़ी होती है, टारगेट बहुत जल्दी आते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला। अब देखो यहां पर ये रेजिस्टेंस लिया इसने, यहां से नीचे आया, दोबारा उसी एरिया से फिर बड़ी मंदी आई, फिर उसके बाद मार्केट ऊपर गया, एंड फिर मार्केट यहां से नीचे आया। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो ये 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया। तो जब बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है ना, और जब वो निकलता है तो बहुत फोर्सफुली निकलता है वो। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपने देखा, ये देखो अब ये सपोर्ट था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसी को आगे लेकर चला जाता हूं, ये थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई है, पर ये देखो यहां से सपोर्ट एरिया निकल के आ गया, है ना। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में आ रहा है? जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा उतना बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, उतना ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। हाँ, यस यस यस। अब देखो यहाँ पे जैसे, अब जैसे ये है, बहुत बड़ा नहीं है ये, तो इसके टारगेट भी ऐसे ही होंगे, पर यहाँ पे पैटर्न भी मैटर करता है, पैटर्न भी है यहाँ पे। और हम जैसे कि अपना इंट्राडे के अंदर में करते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे देख लो, 15 मिनट के चार्ट पे करें या 5 मिनट पे करें, देख लो 5 मिनट पे नहीं 15 मिनट। 15 मिनट पे देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ना डेली टाइम फ्रेम पर ज्यादा अच्छे आते हैं। रीजन इज बीइंग 15 मिनट पे गैप्स होते हैं, दिखाता हूँ। देखो 15 मिनट पे ना आपको गैप नजर आएंगे, गैप आ रहे हैं नजर, बहुत गैप नजर आएंगे आपको इस पे। तो 15 मिनट के चार्ट पे जो गैप होते हैं ना, इनसे थोड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छा नहीं ड्रॉ होता, पर करने के लिए आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं प्राइस वाइज। आज देखो टाटा मोटर्स ने हाई लगाया है 1066, डेली चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, 65-66 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब ये ना 52 वीक का हाई है इसका, यहां से स्टॉक नीचे आ गया है, और आप देखो कितना नीचे आ गया है, ऑलमोस्ट 60 रुपए नीचे आ गया है।
अब डंके की चोट पर गारंटी टाटा मोटर्स इस हाई को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगा। देखो साइकोलॉजी समझना कैंडल की, अगर ये शूटिंग स्टार है तो स्मार्ट मनी ने बेच दिया, कम से कम 15-20% की मंदी आएगी तब वो दोबारा एंटर करेगा, है ना। और ये कैंडल ये बता रही है कि इसमें वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है, देखो इधर देखो वॉल्यूम भी अच्छा आ गया, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, स्मार्ट मनी बेच के निकल गई है। अब हमें इसे टाटा मोटर्स को तब तक नहीं खरीदना जब तक ये 52 वीक के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता। अब मैं आपको एक और थ्योरी दे रहा हूं, ध्यान से समझना, ये एक ऐसी लर्निंग दे रहा हूं जिससे बहुत बड़ा पैसा आप बना सकते हो, ठीक है, ध्यान से समझना। तो जब पहले तो ये समझो 52 वीक का हाई प्राइस वाइज रेजिस्टेंस हो गया, ब्रेकआउट किया, हाँ, है ना। अब लर्निंग ये है और एक स्ट्रेटेजी ये है कि जहां 52 वीक हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है, आज से पहले 52 वीक का हाई कहां था, ये पॉइंट है ना, आज से पहले तो 52 वीक का हाई यही था। जब 52 वीक के हाई के ऊपर, जैसे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, इस ग्रीन कैंडल पे नजर डालना जरा, ये ग्रीन कैंडल 52 वीक का हाई है, ठीक है। अब ये 52 वीक का हाई के ऊपर जब मार्केट क्लोज दे देता है तो वहां से स्टॉक सुपर बुलिश हो जाता है, ये लिख लो, समझे मेरी बात। अगर 52 वीक के हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देगा तो वो सुपर बुलिश है, उसे सेल नहीं करना। अब वहां से वो 5 से 10% की रैली आराम से देता है, ठीक है, 5 से 10% की रैली आराम से देता है आपको। अब जैसे इसे रैंडमली चेक करते हैं, बताओ कोई भी स्टॉक बोलो। रिलायंस, चलो रिलायंस दिखाऊं, रिलायंस दिखाता हूं। रिलायंस ने एक्चुअली में भी ये किया, इसलिए हम देख सकते हैं। देखो ये रिलायंस है, ठीक है। अब रिलायंस का ये है डेली चार्ट एंड रिलायंस ने यहाँ पर हमको दिया 52 वीक हाई क्लोजिंग, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ना, ये देख रहे हो। अच्छा, इससे पहले पर एक्चुअली में रिलायंस तो अभी तेज है, तो इससे पहले रिलायंस ने ये वाला हाई बनाया था, ये वाला हाई, तो आप इसे मानोगे 52 वीक हाई, क्योंकि अभी तो ये बढ़ चुका है ना, अभी तो ये रीसेंट देख रहे हो आप, 10-15 दिन पहले देखोगे तो ये 52 वीक हाई था रिलायंस का, याद होगा सबको, है ना। तो अब ये हाई जब ब्रेक हुआ, अब देखो ना यहाँ पे ध्यान से समझना, जो टाटा मोटर्स में बोल रहा हूं मैं वो रिलायंस में भी तो एक बार हो चुका है। देखो ये रिलायंस हाई बना के नीचे आ गया, ठीक है। अब जब नीचे आया तो ये सेम एरिया के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए थी जो नहीं मिली, और मैंने आपको अभी क्या सिखाया कि टाटा मोटर्स अब इस कैंडल के जब तक ऊपर नहीं क्लोजिंग देगा तब तक दोबारा बाय नहीं बनेगा, यही बताया ना। तो दोबारा जब वो एरिया रिटेस्ट करने आ गया किसी भी कारण से, तो वहां से भी सेलिंग ही आएगी इस लेवल पर, जैसा हमने रिलायंस में देखा। अब आप देख रहे हो कि रिलायंस यहां से नीचे आ गया, तो मुझे ना इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। मुझे इस लेवल के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए थी जो इसका रेजिस्टेंस था, यानी इस लेवल पे देखो मार्केट निकला, सस्टेन किया। अब ये लेवल जरा नोट करना, ये 3800 का लेवल है। अब ये 3800 के ऊपर जब मार्केट गया ना, तो आप देख सकते हो 3012 का हाई लग चुका है, 3012 देख पा रहे हो। तो यहाँ से कितनी बड़ी रैली आ गई, ऑलमोस्ट 10% से ज्यादा। यही मैंने अभी बताया तुम्हें, बहुत आसान है पैसा कमाना। तो तुमको ये क्लोजिंग चाहिए होती है, ठीक है। अब इसे किसी और चीज पर चेक करते हैं। अच्छा, अब एक और शेयर बोलो, टीसीएस का दिखाऊं। सेल तो क्या चला है नीचे, अगर खरीदा होता किसी ने तो कितना अच्छा मौका दिया। सेल में भी 20 हुई है, देखो ये देखो सेल ने क्या किया, अभी जब इस लेवल पर पहुंचा यहाँ पर, तो ये देखो वहीं तक गया ये। इनफैक्ट सेल का चार्ट ऐसे दिखाता हूँ मैं, डबल टॉप था, डबल बॉटम था ये पहले भी ना। ये देखो पिछली बार ना, ये यहाँ से देखो सेम वहीं से ये नीचे आया जहाँ से पिछली बार नीचे आया था, देखना इस लेवल को, ये देख रहे हो, ये डबल टॉप है टेक्निकली। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, तभी समझ पाओगे, ठीक है। ये देखो अब टेक्निकल चार्ट पर तुमने देखा कि यार एक पुराना रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है यहाँ पे, ये हाईएस्ट पीक है ना, तो जब इसके पास मार्केट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इसने देखो ना 2021 2024 3 साल का रेजिस्टेंस है ये, इतनी आसानी से कैसे निकलेगा। पर चलो मैं एक और चीज बता देता हूं, जिस दिन सेल 150 के ऊपर क्लोज हो गया, मेरी परमिशन मत लेना, उस दिन सेल को बाय कर लेना, क्योंकि वहां से रॉकेट होगा वो
फिर मेरी परमिशन की जरूरत थोड़ी पड़ेगी तुम्हें, जो सिखा रहा हूं वो देख लेना, रिजल्ट आ जाएगा उसका। तो यहां से मार्केट एकदम से रॉकेट होगा और पकड़ में नहीं आएगा फिर। तो कैसे पैसा कमाया जाएगा? कन्विक्शन के साथ। और कन्विक्शन कब आएगा? जब नॉलेज सही होगी। तो जिस दिन ये 150 के ऊपर निकल गया उस दिन राइट लेफ्ट मत देखना, सीधा बाय करना, एंड उस दिन सेल पैसा देगा तुम्हें। सेल में सेल नहीं लगेगी उस दिन, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 52 वीक का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। इसे कहते हैं 52 वीक का हाईएस्ट पीक पर जो होता है 52 वीक का, और ये निकल जाने के बाद फिर मार्केट रॉकेट हो जाता है, जैसा भी आपने देखा, ठीक है। अब यहाँ किसी का कोई डाउट है? सवाल पूछ लो। हम एक और एग्जांपल उठाते हैं। अच्छा, अगर टेक्निकल चार्ट में बनाना है ना तुमको, तो यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लेना। जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस आप निकालते हो ना, ट्रेंड लाइन से बना देना, मैंने उसमें वीडियो में बताया होगा, तुम देख लेना, ठीक है। इसे सेलेक्ट कर लेना और इससे भी बन जाता है। ट्रेंड में कौन सा लेना पड़ेगा इसमें? ये वाला देखो, ये है ना ट्रेंड लाइन, इसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर इसका कलर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से फिर इसको ड्रॉ कर लेना, जैसे ये देखो, ठीक है। ये 52 वीक हाई जो है इंडेक्स और स्टॉक हर चीज पे अप्लाई करना, इसे रिजल्ट आएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, कोई भी रैंडमली और शेयर बोलो। येल BHEL, और क्या चला है कल, क्या चला है कल? मैंने पहले बताया था ये देखो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करो। देखो ये 52 वीक का हाई है, ठीक है। कल ये निकला, अब कल ये निकला तो क्या हुआ? देखो ये लो, कल ये निकला एंड क्या हुआ? रेस्ट इज द हिस्ट्री, देख लो। एंड देखो वॉल्यूम, सिखाया था वॉल्यूम मैंने? नहीं सिखाया अभी सिखाऊंगा। देखो वॉल्यूम भी था, विच मीन्स कि यहाँ पर जबरदस्त तेजी बनी, ठीक है। तो 52 वीक का हाई देखो ये है टेक्निकल चार्ट पर। अब कैसे मैंने देखा? इससे पहले का एरिया देख रहे हो, 1 साल का खाली पड़ा हुआ है। तो 52 वीक का हाई कैसे देखते हैं? जो हाईएस्ट पीक होता है उसको हम 52 वीक हाई मानते हैं, जो टेक्निकल चार्ट पे इस तरह से मिल जाता है आराम से, है ना, ठीक है। और बताओ, क्लियर है? अब मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूं टेक्निकल चार्ट पे, ताकि और बेहतर तरीके से तुम्हें समझ में आए। इसको थोड़ा कंप्रेस कर देता हूं। तो ये एरिया क्या निकल के आया? मान लिया जहां पे अभी मेरा कर्सर है ना। अब देखो इसे यहां से ड्रॉ करेंगे, तो कर्सर रख दिया जहां पे मल्टीपल आपको कनेक्शंस मिल रहे हैं, वहां से इसको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर दिया। देखो इससे अच्छा तो ड्रॉ हो ही नहीं सकता, मुझे लगता है ये तो बेस्ट लेवल है। ये इसे आगे तक लेके गए ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे उसका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस। देखो कितना बड़ा 2010 है ये 2021 से लेकर ये 2022 ऑलमोस्ट 2 साल का कंसोलिडेशन जैसे ही निकाला इसने, देखो कैसा रॉकेट हुआ, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे दोबारा जो रेजिस्टेंस था वो ये था, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। अब यहाँ पर मेरा सवाल है कि सबसे बड़ा सपोर्ट कौन सा है और क्यों? सबसे नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम उसने कवर किया है। और अगर हम प्राइस वाइज बात करें तो सबसे बड़ा 275 क्योंकि हाईएस्ट पीक है ना। परफेक्ट। ट्रिपल बॉटम मैं पढ़ाऊंगा ना, तो मुझे लिख लो, जब मैं पढ़ाऊंगा और एग्जांपल ढूंढेंगे तो बताना सर टाटा पावर को देखिए। अगर आपको इंट्राडे का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है तो कौन से चार्ट पर देखेंगे? 10-15 दिन के लिए देखना है तो, और अगर 3 से 6 महीने के लिए देखना है तो, है ना। तो हम वीकली चार्ट पे कब देखते हैं? वीकली चार्ट पे कब देखेंगे? जब बड़ा पर्सपेक्टिव होगा, लॉन्ग टर्म का। बस सिंपल है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां पर देखिए 52 वीक का हाई तो मेरे लिए ये है ना, इसके ऊपर है ना, ड्रॉ कर देते हैं एक बारी। ये 52 वीक का हाई ब्रेक हुआ। अच्छा समझ में आ रही है ना कि पिछली बार भी यहीं से गिरा, इस बार भी यहीं से क्यों गिरा? टाटा मोटर्स में पहले से ही मैंने बता दिया कि अगर वहां जाएगा तो बाय नहीं बनेगा, वो वहां पे सेल बनेगा। अब देखो जरा, जैसे ही इसने इस लेवल को निकाला, ये लेवल देखो यहां से कितना चला,
और ये देखो ज्यादा टाइम थोड़ी लगा, 10 दिन ही लगे। लेवल देखो जरा 48,500, 2000 पॉइंट चल गया है ना। तो 2000 पॉइंट हो गया 6%, इंडेक्स 6% चल गया, बहुत है। अब ये कब तेजी होगी, अगर मान के चलो अब इसने इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज कर दिया यहां पे सेम लेवल, तो अब आपके लिए एक फर्दर तेजी कब बनेगी, जब इसके ऊपर, और नहीं तो पॉसिबिलिटी है यहां से टच करके नीचे आ सकता है ना, अभी तक जो सीखा। तो अब ये रेजिस्टेंस हो गया ना हमारे लिए, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो, पर पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है मार्केट पूरी तरह से तैयार है 50,000 को छूने के लिए इस महीने। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।